हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वीकली करंट अफेयर डिस्कशन के एक और सेशन में। और आज की इस वीडियो में डिस्कशन होगा सितंबर 2025 के वीक नंबर 3 में बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चंस का। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो फायदेमंद लगती है तो इसको लाइक जरूर करके जाएं, और अगर आपको कुछ भी कहना है, पूछना है, तो वो मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं या कह सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। तो चलिए पहले सवाल पर आएंगे। पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से ये रहा। ये पूछते हैं कि अ न्यू फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज नेम गारा नाम्बैशनेसिस was recently discovered in which northeastern state। बायोलॉजी, बायोडायवर्सिटी पर आधारित न्यूज में अगर कोई भी चर्चा आपको नजर आए तो उस पर बनने वाली बातों को आप लोगों को लिख लेना है या फिर उनको नोटिस करना है। जैसे कि किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट राज्य के अंदर एक न्यू फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज, उसका नाम भी इन्होंने दिया है गारा। तो ये नाम आपको याद रखना है। जहां पर ये पाया गया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन से राज्य के अंदर पाया गया है, तो ये आपको इसमें याद रखना है कि मणिपुर है। अब इसके अलावा जब ऐसी कोई बात आती है ना, तो वहां पर कुछ ज्योग्राफी रिलेटेड ना बातें डिस्कस होती हैं। जैसे कि मणिपुर के अंदर ना एक धारा बहती है, उसे कहा जाता है तारेलोक, तारेलोक स्ट्रीम। और ये जिस मेजर नदी की सहायक नदी है वो भी हमें याद रखना है। ये किसकी सहायक नदी है? चिंदविन रिवर की। जहां पर इस न्यू फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज गारा को डिस्कवर करा गया है। तो ये बातें हो सकता है हमसे कल को पूछ ली जाए। इस पर बस इतना ही याद रखेंगे, इसके डिटेल में जाने की नीड नहीं है। नेक्स्ट है जिरकॉन इज अ स्कैमजेट पावर्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसको कौन से कंट्री के द्वारा विकसित करा गया है। अब होता क्या है ना, जब किसी भी देश के अंदर किसी भी प्रकार की नई किसी डिफेंस सेक्टर के अंदर चीज को टेस्टिंग करी गई हो या फिर उसके बारे में कोई चर्चा सुनने के लिए मिल रही हो, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रशिया ने रिसेंटली अपना जो ये जिरकॉन है, जो कि एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसको जो इनका बैरेंट सी है ना, उसके अंदर इसको टेस्ट किया। तो ये जो मिसाइल है ये स्कैमजेट पावर्ड है और नाटो इसको SN-33 नाम देता है। पहले ये नेवल टारगेट जो हुआ करते थे उनके लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसको लैंड अटैक के लिए कैपेबिलिटी भी दे दी गई। तो हमारे लिए सिर्फ इन्होंने ये पूछा है कि कौन सा देश इससे संबंधित है, तो इसमें रशिया हमें आंसर करना है। नेक्स्ट देखेंगे, विच कंट्री अप्रूव्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन टू प्रोटेक्ट कोआलाज फ्रॉम चलनियादा इन सितंबर 2025। सितंबर 2025 में किस देश ने कोआला को क्लेमाइडिया से बचाने के लिए दुनिया का पहला टीका मंजूर किया? होता है क्या है ना, जब ये कोआलाज का जिक्र होता है ना, तो कोआलाज को ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने के लिए मिलता है। बहुत ही मेजरली छोटे से क्यूट से होते हैं, पेड़ पर चिपके रहते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया ही है जिन्होंने दुनिया का ये पहला चलवाम दिया वैक्सीन कोआलाज के लिए अप्रूव किया है। और ये जो आपके कोआलाज होते हैं ना, ये एक एर्बोरियल हर्बिवोरस मैंसुपिल आपके हैं, जो कि मेनली ट्रीज में रहने का एक आपको अपना जोन बनाकर रखते हैं। तो ये कंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किसने इस वैक्सीन को विकसित किया है, इसमें हम ऑस्ट्रेलिया मार्क कर देंगे। INS अंद्रुट एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट कौन से शिपयार्ड के द्वारा इसको बिल्ड किया गया? चर्चा में क्यों है? तो जो हमारी इंडियन नेवी है उसने रिसेंटली इस INS अंद्रुट डिलीवरी करी गई है इसकी। और ये इनकी सेकंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर स्पेसक्राफ्ट शिफ्ट है। इसका नाम लक्षद्वीप के अंदर एक आइलैंड है जिसका नाम क्या है? अंद्रोट आइलैंड, उसके नाम पर इन्होंने दिया है। तो जो GRSC यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स कोलकाता है, उसके द्वारा इसकी डिलीवरी करी गई है। तो लगभग 77 मीटर का ये सबमरीन डिटेक्शन करने वाला, कोस्टल सर्विलेंस करने वाला, माइन लिंक जैसी कैपेबिलिटी अपने पास रखने की इन्हेंसमेंट रखता है। तो ये आपको कौन इसको डिलीवर करता है या फिर किसने किया? GRSC कोलकाता ने। दी हो ट्राइब इज मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन विच रीजन? हो जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है? जनजाति आधारित आपके सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हुआ क्या ना, झारखंड के वेस्ट के अंदर, वेस्टर्न पार्ट के अंदर एक सिंगभूम एरिया नजर आता है। उसमें जो ये हो ट्राइब है ना, इन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल सिस्टम हुआ करता था मंकी मुंडा में,
मंकी मुंडा में एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस के अगेंस्ट में ना प्रोटेस्ट किया है। तो हो या फिर यानी कि ये हो ट्राइब हो या फिर वो कोला ट्राइब हो, ये एक ऑस्ट्रोस्टैटिक मुंडा एथनिक ग्रुप है जो कि मेनली कोल्हान रीजन के अंदर पाया जाता है, या फिर इसको आप बंगाल बिहार में भी देखते हैं, आपको उड़ीसा के अंदर भी ये देखने के लिए मिलता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई एटलीस्ट कौन से क्षेत्र के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है उसके बारे में बता दो। जैसे कि मैंने आपसे मंकी मुंडा के बारे में बात करी है, तो ये जो मुंडा हुआ करते थे ना, ये कौन हुआ करते थे? ये विलेज हेड हुआ करते थे। ये विलेज हेड हुआ करते थे, जो कि विलेज लेवल पर कोई भी अगर डिस्प्यूट्स हुआ करते थे उनको रिजॉल्व करने का काम करते थे। इसी तरीके से ये होते थे मंकी, ये क्या होते थे? ये 8 से 15 जो विलेजेस है ना उनका हेड हुआ करता था, तो ये बड़े डिस्प्यूट्स को हैंडल करने का काम करते थे। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हो ट्राइब के बारे में इन्होंने रीजन पूछा जहां पर ये आपको मुख्यतः रूप से पाए जाते हैं, वो भी हमारे लिए आपका कोल्हान रीजन के रूप में आंसर हो गया, तो यहाँ पर ए आंसर मार्क कर देंगे हम। एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 इज कंडक्टेड इन विच कंट्री? एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 किस देश में आयोजित की जाएगी? तो हुआ क्या? इंडियन नेवी का डाइविंग जो सपोर्ट वेसल है, क्या नाम है उसका? आईएनएस निस्तर। क्या करा है इसने? इसने अभी मतलब एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 में पार्टिसिपेट किया है, और इसका आयोजन कहां पर कराया जा रहा है? सिंगापुर के अंदर कराया जा रहा है। तो किसने पार्टिसिपेट किया, ये भी हमसे पूछ सकता है। तो ये एक बाई एनियल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें 40 से ज्यादा जो देश है वो पार्टिसिपेट करते हैं। हाइबर फेज पर इसका फोकस रहता है कि भाई जो सबमरीन है उसको रेस्क्यू सिस्टम पर कैसे हम काम कर सकते हैं, उस पर डिस्कशन होते हैं। सब्जेक्ट मैटर जो एक्सपर्ट होते हैं उनके बीच के जो डिस्कशंस होते हैं वो एक्सचेंज करे जाते हैं। तो सी फेज में ये जो आईएनएस निस्तर है और सबमरीन रेस्क्यू यूनिट है, वो दूसरे नेशंस के साथ इसमें इंटरवेंशन और रेस्क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इस सिंगापुर के अंदर इसका आयोजन कराया गया था, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेक नेट्रॉन दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज? लेक नेट्रॉन के बारे में पूछ रहे हैं जो कि हाल ही में समाचारों में था। कौन से देश, दो देशों की सीमाओं पर ये लोकेटेड है? तो हुआ क्या? तंजानिया ने लेक नेट्रॉन पर जो इनका एक प्रपोज्ड लार्ज स्केल सोडा ऐश माइनिंग प्रोजेक्ट है ना, उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। रीजन इसका ये है कि वहां पर जो इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये लेक नेट्रॉन एक प्रकार से क्या है? ये सॉल्ट लेक है, एक खारे पानी की झील है, और 2001 में इसको रमसार साइट भी डेडिकेट किया गया था। तो दुनिया के लगभग 75% जो लेसर फ्लैमिंगो होते हैं उनका एकमात्र रिलायबल ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड है। तो यहाँ पर माइनिंग प्रोजेक्ट्स जो चल रहे थे उससे डेंजर था कि भाई फ्लैमिंगोज की जो ब्रीडिंग हैबिटेट है वो खराब हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इस वाले प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। और ये मुझे जो प्रोजेक्ट है ये किसका था? ये तंजानिया का था। तो आपसे इन्होंने पूछा है कि कौन से दो कंट्रीज के बॉर्डर पर है, तो ये तंजानिया और केनिया के बॉर्डर पर आपको लोकेटेड नजर आएगा। इसमें हमारा आंसर बी बनेगा। द रेड कोरल कुकरी स्नेक was recently found near which टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश? तो एक रेड कोरल कुकरी स्नेक को हाल ही में ना फाउंड किया गया टाइगर रिजर्व के अंदर आपके उत्तर प्रदेश में। अभी चर्चा में क्यों है ना, ये चर्चा में ये इसलिए है कि ये ना बहुत समय बाद इसको देखा गया है, बहुत समय बाद, यानी कि 1936 में लास्ट बार इस वाले सांप की रिपोर्टिंग हुई थी। तो ये एक रेयर रेड कोरल कुकरी स्नेक है। इसका साइंटिफिक नेम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो भी हमें पता होना चाहिए। इसको लास्ट टाइम 1936 में रिपोर्ट करा गया था पीलीभीत रिजर्व के अंदर, और दोबारा से अभी यहाँ पर इसको देखा गया है। तो ये बी वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक ये नेट के अंदर ही फंसा हुआ मिला था, तो ये एक अच्छा सवाल बन जाता है। ठीक है। विच कंट्रीज लॉन्च्ड द ट्राइलेटरल एक्सरसाइज जिसका नाम है फ्रीडम एज? फ्रीडम एज त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास किन देशों ने शुरू किया है? चर्चा में क्यों है? तो इसमें आपको साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान, इन्होंने अपनी 5 दिन की ट्राइलेटरल मल्टी जो डोमेन एक्सरसाइज है, इसका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फ्रीडम एज, इसको कंडक्ट किया सितंबर के 15 से 19 के टाइम पीरियड में। इन्होंने इसको एक आइलैंड पर कंडक्ट कराया जिसका नाम है जेजू आइलैंड। ठीक है।
तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनके फोकस एरियाज़ में, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को टेस्ट करना, एयर डिफेंस हो, उनका मेडिकल इवैक्यूएशन हो, मैरीटाइम इंटरडिक्शन हो। तो ये जो इंटर ऑपरेटेबिलिटी होती है ना, उसको बूस्ट करना चाहते हैं, और एशिया पैसिफिक में जो ट्राइलेटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन है उसको स्ट्रांग बनाना चाहता है। तो इसलिए ये फ्रीडम एज इन तीनों की एक एक्सरसाइज थी। Which district in Bihar secured first rank in the Inspire Award scheme of the Ministry of Science and Technology? पहली चीज तो इंस्पायर अवार्ड स्कीम किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। फिर ये पूछ रहे हैं कि बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट ने इसके अंदर पहली रैंक को हासिल किया है। तो पहले तो इसमें आप नाम याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर का, ये आपसे पक्का पूछा जाएगा। तो मुजफ्फरपुर ने इंस्पायर अवार्ड में ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव की है। यहाँ पर लगभग 7,500 स्टूडेंट्स ने इनोवेटिव आइडियाज अपने सबमिट किए। बैंगलोर अर्बन वाला जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर जो बागलकोट है, उसको भी इन्होंने क्रॉस कर दिया। तो इसमें 6th से लेकर जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स है ना, वो पार्टिसिपेट करता है। उनको लगभग 10,000 मिलता है अपना मॉडल डेवलप करने के लिए, और जो बेस्ट आइडियाज होते हैं उनको नेशनल लेवल के एग्जीबिशन में ले जाया जाता है। तो एक अच्छा एक इवेंट होता है। मुजफ्फरपुर बिहार डिस्ट्रिक्ट ने इसमें इंस्पायर अवार्ड स्कीम के अंदर टॉप किया था। The Penna River that was recently seen in news flows through which states? पेन्ना रिवर पर बहुत ज्यादा चर्चा हम वैसे करते हैं, बट अभी ये चर्चा में इसलिए है कि पेन्ना रिवर मतलब इसको मल्टीपल नामों से जाना जाता है। इसमें फ्लड वगैरह आ गया था, और वहां पर 18 जो यंगस्टर्स थे वो फंस गए थे। जब उनके वो बचाने के लिए ना 7 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो इसका फ्लो पैटर्न है ना, वो भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई पहले ये नॉर्थ की तरफ को जाती है, आंध्र प्रदेश की तरफ, एंड देन वहां पर एंट्री आंध्र प्रदेश के अंदर करने के बाद ये फिर ईस्ट की तरफ अपना टर्न लेती है, और ईस्टर्न घाट्स के थ्रू ये फ्लो करती है, और फिर लास्ट में वो बे ऑफ बंगाल के अंदर जाकर एग्जिट कर देती है। तो उन्होंने पूछा है कि भाई ये कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसमें कर्नाटका और आंध्र प्रदेश वाले आपको राज्य याद रखना है। दी बिरहोर ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? बिरहोर जनजाति के बारे में पूछ रहे हैं कि वो मुख्यतः रूप से कौन से दिए गए 4 राज्यों में से पाई जाती है। तो हुआ क्या ना, झारखंड के एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है कोडरमा। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के फुलवारिया हैमलेट में लगभग 550 लोग, जो कि मोस्टली बिरहोर ट्राइब से हैं, 80 साल के बाद ये पहली बार इलेक्ट्रिसिटी इनको मिलने जा रही है। तो बिरहोर एक सेमी नोमैडिक फॉरेस्ट डिपेंडेंट एक ट्राइब है, मेनली झारखंड में देखने के लिए मिलता है। तो यहां पर आपका ये ऑप्शन नंबर सी इसमें सही रहेगा। द एग्रीमेंट ऑन द फिशरीज सब्सिडीज was developed during which वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस? मत्स्य की सब्सिडी समझौता किस विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय सम्मेलन में अपनाया गया था? अब चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि भाई जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज अब ऑफिशियली ये फोर्स में ला दिया गया है। तो हो सकता है आपसे पूछ लें कि पहले इसको कब कराया गया था, तो इसको एमसी 12 में कराया गया था। एमसी 12 क्या है? ये 2022 में जेनेवा के अंदर इसको अडॉप्ट करा गया था। तो ये जो 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है जेनेवा वाली 2022 के अंदर, तब इसको अडॉप्ट करा गया था। अब आप पूछेंगे कि जी इसके अंदर क्या क्या होता है, तो ये जो IUU फिशिंग है, यानी कि इलीगल अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग है, उसके लिए एक सब्सिडीज बैन करेगा ये। ओवरफिश्ड जो स्टॉक्स होंगे उनको टारगेट करने वाली फिशिंग पर सब्सिडीज को यहाँ पर प्रोहिबिट किया जाएगा। तो कई सारी ऐसी बात है। तो ये पूछ सकते हैं कि भाई इसको कब साइन किया गया था, और अभी फिलहाल क्योंकि फोर्स में आई है तो इसलिए चर्चा में था। द 14th सिरारखोइंग हाथई चिली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ये फेस्टिवल के सेलिब्रेशन रिलेटेड भाई सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते रहता है। तो इसमें आपको मणिपुर, पहले तो आप आंसर कर लीजिएगा, फेस्टिवल का नाम याद रख लीजिएगा। तो मणिपुर ने 17 सितंबर को अपने ये 14वें फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया। 14 दिन का फेस्टिवल है जहां पर जो इनके GI टैग्ड जो भी चिली होती है उसको ये प्रमोट करने का काम करते हैं। मतलब ये GI टैग्ड सिरारखोई हथोई मिर्च है, इसको ये प्रमोट करने का काम करते हैं, जिसका
यूनिक जो खुशबू है और जो उसका फ्लेवर है वो इंडिया भर में फेमस है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मणिपुर के अंदर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025? ये एक अच्छा सवाल है। और जो WIPO है, बड़ी संस्था है, इन्होंने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज किया और वर्ल्ड में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रोथ है उसमें ये देखा गया कि 2024 में 2.9% तक गिर चुकी थी और 2025 में फर्दर 2.3% होने का इसका एस्टिमेट है। तो 2010 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये लोएस्ट है और इंडिया की रैंकिंग इसमें 48 2020 में थी। 48 2020 में थी एंड अब 2025 में वो इंप्रूव हो गई है कितनी, 38। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि भाई टॉप कंट्री कौन से है। तो पहले पर आप स्विट्जरलैंड को याद रखिएगा, दूसरे में इसमें आप स्वीडन को याद रखिएगा, एक थर्ड नंबर पर अगर याद रख ही पाएंगे आप, आ जाएगा आपका USA। हाँ, ठीक है। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट PM मित्र पार्क वाज लेड इन विच स्टेट? भारत के पहले PM मित्र पार्क की आधारशिला किस राज्य के अंदर रखी गई? यार ये आधारशिला वाले काम बहुत होते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने इंडिया का पहला PM मित्र पार्क का फाउंडेशन स्टोन मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर रखा। तो यहाँ पर धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP के अंदर ही रखा गया। तो ये जो PM मित्र पार्क है ना, ये एक मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल हब है जहां पर जो स्पिनिंग, वेविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, गारमेंटिंग सब एक ही जगह पर होता है। हर पार्क का एरिया लगभग 1000 एकड़ से ऊपर का होता है और पूरा का पूरा ये टेक्सटाइल इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। ओके। जापानीज encephalitis that was recently seen in news is caused by which agent? अब इस तरीके के सवाल बहुत ज्यादा भी हमारे एग्जाम के अंदर बनते हैं जब कोई नई इशू या फिर बीमारी की सामने आती है। तो रैपिड अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल ट्रैवल की वजह से मॉस्किटो जो बॉर्न डिजीज है जैसे कि डेंगू वो बढ़ रहे हैं। और एक नई स्टडी जिसको 3 सितंबर पर जारी करा गया था वो बताती है कि जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस है, ये वायरस की इम्यूनिटी जब कम हो जाती है तो डेंगू के आउटकम्स और सीवियर हो जाते हैं। तो ये क्या है जो यहाँ पर जापानीज इंसेप्टाइटिस की हम बात कर रहे हैं, ये एक वायरस है। ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये हो जाता है कि जो जापानीज इंसेप्टाइटिस है ये एक वायरल जूनोटिक डिजीज है जो कि इस वायरस की वजह से होता है। इन्फेक्टेड जो क्यूलेस मॉस्किटोज होते हैं वो फैलाते हैं, ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो ये वायरस याद रखेंगे आप। विच ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली लॉन्च दी स्वच्छता हाई सेवा 2025 कैंपेन? स्वच्छता ही सेवा, सॉरी, स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के संगठन के संयुक्त रूप से शुरू करा गया। तो पहले तो ये जो नाम है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्वच्छता ही सेवा 2025 से, और ये ना 9th एडिशन है इसका, 9वां संस्करण है। 17 सितंबर से ये नेशन वाइड स्टार्ट हो चुका है। कॉम्पेन 15 दिन चलाया गया और 2 अक्टूबर गांधी जयंती को इसको कंक्लूड करा जाएगा। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो करोड़ों में नागरिक हैं उनको हाई इंपैक्ट क्लीनिनेस ड्राइव्स में मोबिलाइज करना। ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है इन्होंने? हमसे पूछा है कि भाई कौन सी मिनिस्ट्री का ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है। तो इसमें आपको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ में डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का सम्मिलित होना या साझा करना नजर आ रहा है। ठीक है। What is the name of the new award category launched under the National Energy Conservation Awards 2025? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के अंतर्गत दो शुरू की गई नई पुरस्कार श्रेणी का नाम क्या है? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि BEE, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने न्यू अवार्ड कैटेगरी को लॉन्च करा है जिसे कह रहे हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स फॉर कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। तो ये जो मिशन है वो लाइफ को सपोर्ट करता है, अवेयरनेस ऑन एनर्जी एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी लिविंग स्प्रेड करने के लिए। ठीक है। अच्छा, इसको लेकर पूछा जाए कि ये NECA जो है ये कब से दिए जा रहे हैं? तो ये 1991 से दिए जा रहे हैं, जिसमें इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशंस और बिल्डिंग में एनर्जी कंजर्वेशन एक्सीलेंस को रिकॉग्नाइज करने का काम करा जाता है। ओके। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस मंथन 2025 इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर?
रक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटित राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन 2025 का मुख्य विषय क्या है? अगेन एक अच्छा सवाल है। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये मंथन 2025 नेशनल कॉन्फ्रेंस को नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया 18 सितंबर को। इवेंट के जो ऑर्गेनाइजर है वो कौन है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट्स है। इसका थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा, स्ट्रैटेजिक रोड मैप टू आत्मनिर्भर भारत एट द रेट 2047। इसमें डिफेंस लैंड मैनेजमेंट को रीइमेजिन करना, एडवांस्ड डिजिटल टूल्स का यूज करना, गवर्नेंस स्ट्रेंथन करना, सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना। तो कॉन्फ्रेंस में जो डिफेंस स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया गया और विकसित भारत 2047 के स्ट्रेटेजिक रोड मैप को भी प्रेजेंट किया गया। Which state government has announced a 1,000 rupee monthly allowance for unemployed youth under the Chief Minister's Self-Help Allowance Scheme? मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपए मासिक भत्ता देने की घोषणा कौन से राज्य की सरकार के द्वारा करी गई? तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार ने, उन्होंने 1,000 रुपए मंथली अलाउंस अनाउंस किया कि भाई अनएम्प्लॉयड जो ग्रेजुएट है जिनकी एज 20 से 25 तक की है उनके लिए। तो चीफ मिनिस्टर ने सेल्फ हेल्प अलाउंस स्कीम का हिस्सा है जो 7 निश्चय प्रोग्राम्स के अंदर चलती है। पहले स्कीम सिर्फ ना इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट्स के लिए होती थी, फिर इन्होंने फिर इसको और एक्सटेंड किया है, ग्रेजुएट्स तक एक्सटेंड कर दिया है। The NE Sparks program has been launched to promote awareness about which field among students of the northeastern regions. NE Sparks कार्यक्रम उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के छात्रों में किस क्षेत्र के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है? तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, उन्होंने NSE स्पार्क प्रोग्राम के अंतर्गत इसरो विजिट जो कर रहे नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हैं उनसे वर्चुअल इंटरेक्शन किया। तो एनी स्पार्क्स क्या है? एक नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स प्रोग्राम फॉर अवेयरनेस रीच नॉलेज ऑन स्पेस पर ये आपका आधारित है। तो किससे संबंधित है भाई? ये है आपका स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित, ये भी इंपॉर्टेंट है। विच ग्रुप्स आर द फ्रीक्वेंट टारगेट ऑफ स्लैप्स सूट्स रिसेंटली हाईलाइटेड इन द न्यूज? स्लैप मुकदमे जिनका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ अक्सर किस समूह को निशाना बनाते हैं? तो हुआ क्या ना, दिल्ली कोर्ट ने 18 सितंबर 2025 को अदानी जो डिफामेशन केस है उसमें जर्नलिस्ट के जो खिलाफ दिया गया एक्स पार्टे गैग ऑर्डर था ना, उसको साइड कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी स्लैप सूट्स को मिसयूज पर वार्निंग दी थी। तो ये जो स्लैप है ना, ये है क्या चीज? ये है स्ट्रैटेजिक लिटिगेशन अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो ये यूजुअली जो मेरिटलेस केसेस होते हैं ना, जिनका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो क्रिटिक्स को साइलेंस कर पाए या फिर जो लॉन्ग और कॉस्टली लिटिगेशन है उसमें उनको खींच कर ले आए या फिर पब्लिक क्रिटिसिज्म को डिस्करेज कर दें, उसके लिए लगाए जाते हैं। तो इन्होंने पूछा सबसे ज्यादा इसके अंदर किसको टारगेट करा जाता है? जर्नलिस्ट को टारगेट करा जाता है, एनजीओज, रिसर्चर्स, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, इनके ऊपर ये ज्यादा लगाया जाता है। ठीक है। The National Maritime Heritage Complex NMHSC is being developed at which ancient site in गुजरात? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है आज के हमारे डिस्कशन के अंदर, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी गुजरात विजिट के दौरान इस नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो कि लोथल के अंदर स्टैब्लिश करा जा रहा है, इसको प्रोग्रेस को रिव्यू करेंगे। और ये जो प्रोजेक्ट है वो हमारे सागरमाला प्रोग्राम के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, जिसमें लगभग 4500 करोड़ रुपए लगाया गया है। अब लोथल के बारे में आपको पता ही है, एक 5000 साल पुराना इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट है, पोर्ट टाउन है, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट मैन मेड डॉकयार्ड है। ये सब बातें आपने एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर पढ़ी होंगी। अब इसमें ये जो एनएमएचसी है ना, वो कई सारी दिखाएगा चीजें कि भाई 5000 सालों का जो इंडियन मैरिटाइम हिस्ट्री है वो कैसा है, इसमें रिसर्च, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज दी जाएंगी, बहुत सारी चीजें शो करेगा। हु हैज बिकम बिहार्स फर्स्ट वुमेन फिडे मास्टर इन चेस? एक अच्छा सवाल है, आपका पक्का किसी न किसी जगह पर मिलेगा। इसने मरियम फातिमा को आप लोगों को याद रखना है। तो मुजफ्फरपुर बिहार की मरियम फातिमा स्टेट की पहली वुमेन फिडे मास्टर बन गई हैं। उन्होंने ये अचीवमेंट अपनी जो एक्सेप्शनल चेस परफॉर्मेंस है उससे इन्होंने अर्न की है। मरियम नेशनल हो, इंटरनेशनल चेस इवेंट हो, उसमें मल्टीपल
जो खिताब है वो जीत चुकी हैं बिहार के लिए। ग्लोबल चेस जो क्षेत्र है उसमें एक प्राउड मोमेंट माना जा रहा है, तो मरियम फातिमा को आपको याद रखना है। आईएनएस राजाली इज एन इंडियन नेवल एयर स्टेशन लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? आईएनएस राजाली एक भारतीय नौसेना वायु स्टेशन है जो कि किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? लेख तो चर्चा में क्यों है? इंडियन नेवी की जो ईस्टर्न नेवल कमांड है ना, उसने लॉन्ग रेंज मैरीटाइम जो रिकॉनेसेंस है उस पर 2 दिन सेमिनार आईएनएस राजाली और आराकोरम में ऑर्गेनाइज करा। तो आईएनएस जो राजाली है ना, ये एक इंडियन नेवल एयर स्टेशन है जो कि आराकोरम तमिलनाडु में लोकेटेड है। इसको 1992 में कमीशन करा गया था। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहां पर ये आपका बन गया सेमिनार? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है। Which country has suspended groundnut imports from India due to aflatoxin concern in September 2025? सितंबर 2025 में एफ्लाटॉक्सिन चिंताओं के कारण किस देश ने भारत की मूंगफली के आयात पर रोक लगा दी है? तो इंडोनेशिया ने कराया भी ये वाला काम 3 सितंबर से। कि भाई इंडियन की जो मूंगफली है उनको इंपोर्ट को हम सस्पेंड कर रहे हैं। रीजन ये था कि एफ्लाटॉक्सिन कंटामिनेशन के कंसर्न। इसके प्रभाव क्या होता है? इसके प्रभाव यही हुए कि भाई नेक्स्ट मंथ से जो न्यू क्रॉप अराइवल है वो डायरेक्टली हमारे देश के अंदर इम्पैक्ट होगा। खरीफ सीजन में जो 48 लाख हेक्टेयर पर मूंगफली को उगाया गया था वो कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड होगी। तो बहुत बड़ा एक प्रकार से एक्सपोर्ट स्टेटस है। तो इंडोनेशिया ने ये वाला काम करा है भाई। The Gulf of Finland that was recently seen in news is located in which sea? फिनलैंड की खाड़ी जो हाल ही में समाचारों में थी वो किस सागर में स्थित है? अभी चर्चा में क्यों है? 3 रशियन क्या MI-31 MiG-31 जो जेट्स हैं उन्होंने नाटो मेंबर एस्टोनिया के एयर स्पेस को 12 मिनट तक के लिए वायलेट किया, जो कि गल्फ ऑफ फिनलैंड के अंदर ही लोकेटेड है। कौन सी कंट्री थी? एस्टोनिया, जो कि एक आपका नाटो मेंबर भी है। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा थी कि ऐसे कैसे कर दिया, ये तो गलत बात है, गलत बात है। तो ये बाल्टिक सी के अंदर इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है, गल्फ ऑफ फिनलैंड की। ICGS Adamya, the first ship of Adamya class fast patrol vessels was commissioned at which port? ICGS अदम्य, अच्छा सवाल है। अभी कौन से पोर्ट पर लाया गया? तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS अदम्या अदम्य क्लास का 8 FPVs में पहला 19 सितंबर को पारादीप पोर्ट उड़ीसा के अंदर कमीशन करा गया। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही जाएगा इसमें। वर्ल्ड अल्जाइमर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व अल्जाइमर दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यार ये वर्ल्ड अल्जाइमर डे को हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। और मंथ सितंबर अल्जाइमर मंथ भी कहा जाता है। इसमें उद्देश्य यही होता है कि जो डिमेंशिया और अल्जाइमर के बारे में ग्लोबल अवेयरनेस है उसको क्रिएट किया जाए। जो पेशेंट और उनके फैमिली है उनको इमोशनल और एक प्रैक्टिकल सपोर्ट दी जाए। अब अल्जाइमर को लेकर तो शायद आप लोगों को पता होगा कि ये ना एक सीवियर ब्रेन डिसऑर्डर है। ठीक है। इसमें मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन, इम्पेयर्ड थिंकिंग, ये सब चीजें हो जाती हैं। तो भाई ये था हमारा डिस्कशन सितंबर के वीक नंबर 3 का डिस्कशन। इसकी PDF मेरे इस ऐप पर मिल जाएगी आपको, उसको एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस वीडियो को यार आप लोगों को लाइक ज़रूर करना है, शेयर कर पाएँ किसी भी अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, तो वो भी करें। बाकी इस ऐप को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें इस पर आपको मिल जाएँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।